मेंटेनेंस के केस में पतियों को राहत नहीं मिल रही है। पति बेरोजगार है, कोई इनकम नहीं है, फिर भी अदालतें गलत तरीके से पतियों के विरुद्ध में आदेश पारित कर रही है। जबकि मेंटेनेंस का कानून ये कहता है कि जिस तरीके से पति की स्थिति होगी उसी हिसाब से मेंटेनेंस दिया जाएगा। लेकिन अदालतें क्या कर रही हैं? महिला के पक्ष में यानी पत्नी के पक्ष में एक पक्षी आदेश कर रही है। अगर मेरिट पे भी डिसाइड हो जाता है तब भी वो पतियों के खिलाफ ही आदेश करती है। तथ्यों को नकारा जा रहा है, परिस्थितियों को नकारा जा रहा है। अगर पति सरकारी नौकरी कर रहा है तो डायरेक्ट उनके डिपार्टमेंट से रिकवरी करने के लिए प्रार्थना पत्र मूव कर दिया जाता है अदालत में और मेंटेनेंस दिलाया जा रहा है, जो पूरी तरीके से गलत प्रक्रिया है। आज हम इसी संबंध में बात करेंगे कि सीआरपीसी 125 जो वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 144 है और किस तरीके से हमें अपना पक्ष रखना है। आज हम आपको पॉइंट टू पॉइंट शुरू से जिस दिन से परिवार दाखिल होता है, प्रार्थना पत्र दाखिल होता है भरण पोषण के लिए, उस दिन से लेके लास्ट तक की कार्रवाई के बारे में बताएंगे कि पतियों को किस तरीके से सतर्क रहना है और अपनी फाइल में ये गलतियां पकड़नी है। जब तक आप सही तरीके से चीजों को अदालत के सामने नहीं रखेंगे तब तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? सीआरपीसी 125 जो है ना, वो पतियों पे बोझ बनता चला जा रहा है। रिकवरी हो रही है, लाखों रुपए की रिकवरी हो रही है, पुलिस पीछे दबिश डाल रही है, घर में घुस रही है, माँ बाप भाई बहन इनको सबको परेशान कर रही है, थाने में ले जा रही है। पति कुछ कमा नहीं रहा है, कोई इनकम नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस की वसूली के नाम पे पति के जो परिवार वाले हैं उनको थाने में बिठाया जा रहा है और उनसे रकम वसूली की जा रही है और अदालत में पति के नाम से वो रकम जमा की जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत प्रक्रिया है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सहयोग बहुत लोगों को बचा सकता है, इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि कि इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को भी राहत मिल सके। जैसा कि आपने देखा कि सीआरपीसी 125 यानी कि वर्तमान बीएनएसएस 144 के तहत में कोई प्रार्थना पत्र दाखिल होता है मेंटेनेंस के लिए, तो जैसे प्रार्थना पत्र दाखिल होते ही सम्मन के लिए आदेश कर दिया जाता है कि प्रतिवादी को यानी पति को 7 दिन के अंदर सम्मन के लिए पैरवी की जाए। कभी कभार अदालतें क्या करती है, थाना अध्यक्ष के लिए कर देती है और वो सम्मन पति को कभी मिलता ही नहीं है। बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं जब पति को वो सम्मन प्राप्त होता है, और जैसे ही वो सम्मन प्राप्त होता है तो आप अपना जवाब दाखिल करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप उस पत्रावली में ये नहीं देखते हैं कि अदालत ने सम्मन जारी करने का आदेश 7 दिन के लिए दिया था कि 7 दिन के अंदर पैरवी करें। क्या वो पैरवी 7 दिन के अंदर की गई है या नहीं की गई है? तो पहली बात कि यहां पे अदालत का जो आदेश है वहां पे कंटेम्प्ट कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस बारीकी को ध्यान नहीं देते। कभी कभार क्या होता है कि परिवाद दाखिल किया जाता है 125 का सीआरपीसी में या 144 बीएनएसएस में, तो हमें यह सलाह दी जाती है कि अभी सम्मन मत लेना और डिले करते रहो, अगली डेट पे ले लेना, अगली डेट पे ले लेना, अगली डेट पे ले लेना। इस तरीके से क्या होता है, सम्मन का जो आदेश होता है, डेट होती है सम्मन की, वो सम्मन का जो आदेश की जो डेट होती है वो आपका अपीली पीरियड निकल जाता है। आप अगर चाहें तो सम्मन अगर आपको टाइम से मिला है और गलत संज्ञान लिया गया है और आपने देखा कि सीआरपीसी 125 में या बीएनएसएस 144 में गलत तथ्य दिए गए हैं, कोई एविडेंस नहीं दिया गया है, आपके पास उन तथ्यों के एविडेंस हैं जो उनको काउंटर कर सकते हैं, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं ऊपरी अदालत में, यानी ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन हम इस चीज पे गौर नहीं करते।
उसके बाद में इंटरिम के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया जाता है। अब जब ये दावा दाखिल किया जाता है तो रजनीश बनाम नेहा का जो एफिडेविट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जारी किया है, उसके गाइडलाइंस भी फॉलो होने चाहिए। जब आपको सम्मन जारी किया जा रहा है तो पति को 4 हफ्ते का टाइम दिया जाना चाहिए कि 4 हफ्ते के अंदर आप अपना एफिडेविट जो है वो अपना दाखिल करें। लेकिन इससे पहले यह देखना होता है कि उस परिवाद प्रार्थना पत्र के साथ में पत्नी ने अपना एफिडेविट दाखिल किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो उसमें कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो छुपाए हैं, जबकि उसमें अंडरटेकिंग रहती है कि अगर आप गलत तरीके से अगर आप कोई एफिडेविट दे रहे हैं, किसी तथ्य को अगर आप छुपा रहे हैं, झूठा एफिडेविट दे रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम लोग इस पे मूव नहीं करते। स्पष्ट कहा गया है कि अगर 4 हफ्ते के अंदर अगर एफिडेविट अगर दाखिल नहीं किया गया पति के थ्रू, तो उसका जो डिफेंस है वो स्टक कर दिया जाएगा 2 मौके देने के बाद। ये सारी चीजें जब नहीं हो रही थी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी के केस में स्ट्रिक्टली कॉम्प्लायंस कराने के लिए सिस्टम के लिए एडवाइजरी जारी की कि आपको ये आदेश जो है वो मजबूती के साथ में कॉम्प्लायंस कराना पड़ेगा। भैया इंटरिम का एप्लीकेशन हो जाता है, इंटरिम के बाद में भी आपको कॉपी मिलती है, आप उसका जवाब लगाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि फाइनल जो आपका जो प्रार्थना पत्र है उसका मूल का जवाब नहीं लगाते, लेकिन इंटरिम का जवाब लगा देते हैं। अब बात आती है एविडेंस की, 25 साक्ष्य। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर 25 साक्ष्य शपथ पत्र अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो आप उसको अपोज कर सकते हैं, आपको एक कॉपी दिलाई जाएगी। आप सीआरपीसी का सेक्शन 296/2 के तहत में आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं, किसी तरीके से आदेश हो जाता है सीआरपीसी 125 में, यानी वर्तमान बीएनएसएस 144 में आदेश पारित हो जाता है। आदेश पारित होते ही आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को सलाह दी जाती है कि ऊपरी अदालत में चैलेंज कर दो इसको। केवल जो पति ने जो अपना जवाब दाखिल किया है उन चीजों को आदेश में तोड़ मरोड़ के रखा जाता है। दूसरा ये, मैंने एक सेक्शन आपको बताया था सीआरपीसी का सेक्शन 354/6, बीएनएसएस का सेक्शन है 393/सबसेक्शन 6 के तहत में आदेश जो है प्रश्नगत होना चाहिए और बिंदुवत होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए आदेश। मैंने बहुत सारे ऐसे मेंटेनेंस के आदेश देखे हैं, घरेलू हिंसा के आदेश देखे हैं जिनमें कि जजमेंट है स्पष्ट नहीं दिया जाता है, बिंदुवत नहीं होता है, प्रश्नगत नहीं होता है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आदेशों में मैंने देखा है कि पारुल त्यागी का जो जजमेंट है उसको फॉलो नहीं किया जाता। उसमें कहा गया कि मेंटेनेंस के केस में जब भी कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो पूरी कार्रवाई का एक टेबल बनाया जाएगा जब फाइनल जजमेंट होगा, और सेम उसी तरीके से सीआरपीसी 125/4 में भी होगा, यानी बीएनएसएस की धारा 144/3 के तहत भी वही प्रोसीजर लागू होगा। उसके बाद में रिकवरी फाइल कर दी जाती है। रिकवरी फाइल कर दी जाती है। रिकवरी में क्या होता है कि इतना अमाउंट ड्यू है और उस अमाउंट पे इतना क्लेम बन रहा है, हमें पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई 25 आदेश अगर मेंटेनेंस का हुआ है तो आप 126 सीआरपीसी के तहत में आप उसको सेट असाइड करा सकते हैं उसी अदालत में, जो वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 146(2) है। और रिकवरी फाइल हो गई। रिकवरी के बाद में सम्मन का आदेश पारित किया जाता है। यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि पैरवी जो है ना कुछ समय सीमा के अंदर की गई है या नहीं की गई। अगर 7 दिन का टाइम अदालत ने दिया है कि 7 दिन के अंदर पैरवी की जाए, क्या वो पैरवी की गई है नहीं की गई है। लेकिन क्या होता है आमतौर पे इसका नोटिस कभी पति को मिलता ही नहीं। उसमें कारण पूछा जाता है, उसमें कारण ये पूछा जाता है कि क्यों ना आपके खिलाफ में वसूली वारंट जारी किए जाए।
आप भरण पोषण क्यों ना देना चाहते? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पति लोग क्या करते हैं, ये अपनी पूरी राम कहानी लिख देते हैं। भाई ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कह चुके हैं अपने जवाब में। अब आपको सिर्फ कारण स्पष्ट करना है कि आखिर आप भरण पोषण क्यों नहीं देना चाहते। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका होता है पतियों के लिए कि अपनी बात रखने का, कि हम बेरोजगार हैं, हमारी कोई आमदनी नहीं है, अदालत ने जो आदेश पारित किया है उसमें हमारे दस्तावेजों को नजरअंदाज किया है, इस तरीके के तथ्य हैं। गलत आदेश पारित किया गया, विधि सम्मत आदेश नहीं है, बिंदुवत आदेश नहीं है, ये सारी चीज ऑब्जेक्शन के लिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बचते रहते हैं। यहां फिर वही बात आती है कि नोटिस नहीं लेना है। उसके बाद में रिकवरी वारंट जारी कर दिए जाते हैं पुलिस के लिए, जबकि प्रोविजन यह है कि जब भी कोई अमाउंट पे अगर रिकवरी डाली गई है तो 421 सीआरपीसी जो है वो कॉम्प्लाइंस कराना जरूरी है। 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उस अमाउंट पे। ले, लेकिन अदालत ऐसा नहीं करती है, वो डायरेक्ट क्या करती है कि वसूली वारंट की कॉपी रिकवरी के लिए सीधा पुलिस थाने में भेज देती है। कभी एसपी साहब को ऑर्डर करती है, कभी एसएचओ साहब को ऑर्डर करती है, जबकि पुलिस के हाथ में मेंटेनेंस की वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रोविजन ये होना चाहिए कि अगर वसूली के लिए अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो एक डीएम साहब के पास प्रार्थना पत्र आदेश जाना चाहिए, वहां से पति की जो संपत्ति है उसकी जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि पतियों के पास कुछ होता तो है नहीं, बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर पाते हैं, वहां रिपोर्ट लग जाती, कुछ है ही नहीं है तो वो मेंटेनेंस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये लोग इस तरीके की चीजें नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, पुलिस को आदेशित कर देते हैं कि भैया तुम जाओ, तुम वसूली करके लाओ। अगर आपके साथ अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को किसी सहायता की आवश्यकता है तो आप लोग हमसे कॉल कर सकते हैं, परमिशन लेके कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो भी आपको समस्या हो रही है, किसी भी तरीके से आपको गलत तरीके से फंसाया गया है, गलत आदेश पारित किए गए हैं, उनकी कॉपी हमारी मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, और अवलोकन करने के बाद आपको सही ट्रैक, सही रास्ता, कानूनी रास्ता आपको बताया जाएगा।